ओके। तो फिर जो आज की क्लास है वो बेस्ड है, मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रही है? लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था पूरा? लास्ट क्लास में हमने देख लिया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किस तरीके से एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, एन एल और एम पे कैसे डिपेंड कर रहा है। मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे, यानी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वहां पर एनर्जी सिर्फ एन की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रही है। वहीं जब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ जाता है तो वहां पर और कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। वहां पर क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वगैरह जो है डोमिनेट करने लगता है, तो फिर ऑर्बिटल के बीच की स्पेसिंग कम हो जाती है। जब ये सारी चीजें होती हैं तो वहां पर फिर जो एनर्जी फैक्टर होता है वो एन और एल से हम लोग गाइड करते हैं। यानी वहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर दोनों मिल करके हमें एनर्जी की वैल्यूज देते हैं। ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि जो हम तब से ये साई और साई साई पढ़ रहे हैं, ये साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो एज सच अगर हम देखेंगे तो ये जो साई वेव फंक्शन हमारा, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म से बात करें तो जो साई होता है ये बताता है तुमको एम्पलीट्यूड के बारे में। साई तुमको क्या बताता है? एम्पलीट्यूड के बारे में। किसके एम्पलीट्यूड के बारे में? हाँ, यानी इलेक्ट्रॉन के एम्पलीट्यूड के बारे में तुमको बताता है। और जो ये साई स्क्वायर होता है ये तुमको इंटेंसिटी के बारे में बताता है। ये तुमको इंटेंसिटी के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी के बारे में। तो इस साई का तो हमको कोई क्या बोलते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं मिला कि भाई ये तो एम्पलीट्यूड बता रहा है, उससे मैं कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये क्या बता रहा है? इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बता रहा है। जब इंटेंसिटी बताएगा इसका मतलब ये क्या बताएगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये बताएगा ना। इंटेंसिटी ज्यादा है तो सोर्स मान सकते हो तुम उसको। किसी भी चीज की इंटेंसिटी ज्यादा है तो वहां पे सोर्स है उसका। और जहां सोर्स है तो वही मतलब है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहां भी इंटेंसिटी ज्यादा है वहां पर क्या है? प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसीलिए साइन स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। कोई दिक्कत? अब देख लो, अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज्यादा हो, जितनी ये ज्यादा हो, जितनी ये ज्यादा हो, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। साइन स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। इसमें कोई दिक्कत? साइन स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उतनी ज्यादा। और अगर जीरो होगी वैल्यू तो? अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू, दूसरा केस क्या हो सकता है, मान लो जीरो हो। अगर ये जीरो है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है नहीं मिलेगा। वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। यानी वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा जहां ये जीरो हो जाएगा। और साइन स्क्वायर की हमेशा जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। साइन स्क्वायर की जो वैल्यू होती है क्या होती है? वो पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इसमें तो कोई शक नहीं ना है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बता रहा है। कोई चीज या तो हो सकती है या तो नहीं हो सकती है। निगेटिव में जाने का इसका कोई अर्थ नहीं बनता है ना। या तो होगी या तो नहीं होगी। निगेटिव में क्या मतलब है? निगेटिव में नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ये सिर्फ पॉजिटिव रह सकता है। तो इस बात को नोट कर लो एज इट इज। मैं लिखवाऊंगा नहीं इसमें कुछ। ठीक है ना? नोट कर लो इसको।
अगली हेडिंग डाल लो, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। पॉइंट बाय पॉइंट हम पहले लिख लेते हैं इसको, पॉइंट बाय पॉइंट इसको पहले लिखते हैं। चलो सबसे पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, द एनर्जीज of the electron in an atom, the energies, हाँ, the energies of the electrons in an atom is quantized, are quantized, are quantized। मतलब उनका जो वैल्यू होगा क्या होगा, एक डिस्क्रीट होगा, डेफिनेट वैल्यू रख सकते हैं, उसका मल्टीपल रख सकते हैं, यही ना क्वांटाइजेशन है। तो पहला क्वांटाइजेशन के बारे में इन्होंने बताया। सेकंड पॉइंट लिखो, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन gives the value of quantized energy, quantized energy। थर्ड पॉइंट लिख लो, द वेव फंक्शन साई, द वेव फंक्शन साई, द वेव फंक्शन साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, no physical significance, it is simply a function of coordinates, it is simply a function of coordinates, a function of coordinates of the electron। चौथा पॉइंट लिखो, साई स्क्वायर डिस्क्राइब्स, साई स्क्वायर describes the region of space, describes the region of space around the nucleus, of space around the nucleus, where the probability of finding an electron, where the probability of finding an electron, ability of finding an electron is maximum, finding an electron is maximum। पांचवा पॉइंट लिख लो, since exact position and momentum, since exact position and momentum of an electron cannot be determined simultaneously, therefore the path simultaneously, determined simultaneously, therefore the path of electron, therefore the path of electron in an atom, in an atom can never be known accurately, can never be known accurately, can never be known accurately। So we talk about probability, so we talk about probability, so we talk about probability।
ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन at different points, at different points in an atom, at different points in an atom. क्या समझे इससे? कि इसीलिए हम लोग बात करते हैं भैया प्रोबेबिलिटी की, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना कितनी ज्यादा है। संभावना की बात करें ना, प्रोबेबिलिटी, वी टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी। एग्जैक्ट लोकेशन भी आया, एचयूपी ने कहा था। एचयूपी कौन है? हाइजेनबर्ग जी। उनको शत शत नमन मेरा, उन्होंने कहा था ये। तो उनकी बातों को उन्होंने बोला हाँ भाई अब सही बोल रहे थे, इसीलिए हम प्रोबेबिलिटी की बात कर ले रहे हैं। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, अब चलना है आगे, चलते हैं। अब हम लोग इस मॉडल में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग देखेंगे शेल्स, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स। क्या देखेंगे? शेल, सब शेल और ऑर्बिटल्स। यानी अब हमारा जो टॉपिक अगला आ रहा है खूबसूरत सा, वो है शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल्स। ये टॉपिक है। अगला टॉपिक क्या है? शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल। तो इसको लिख लो पहले तुम लोग। हेडिंग नोट डाउन करो, फिर इसके आगे लिखते हैं। तो अगर हम लेटेस्ट थ्योरीज की बात करें, मॉडर्न थ्योरीज की बात करें एटॉमिक थ्योरी की, तो अगर जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, मॉडर्न एटॉमिक जो थ्योरी है, जो वेव नेचर को सपोर्ट कर रहा है, किसको सपोर्ट कर रहा है? वेव नेचर के। यानी ये वेव नेचर के अकॉर्डिंग्स में जो ये थ्योरी बनी हुई है, इनके हिसाब से एटम को दो भाग में बांट दिया गया है। इनके हिसाब से एटम को दो भाग में बांटा गया है। किस किस भाग में बांटा गया है? पहला हिस्सा क्या है? पहला हिस्सा क्या है? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है पहला हिस्सा। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस के बारे में पता चल गया तो अगला हिस्सा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो अभी मैंने बोला कि एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता लगा सकते। तो द थ्री डायमेंशनल स्पेस, सेकंड क्या है? द थ्री डी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, है ना ये? दूसरा हिस्सा ये हुआ ना। पहला मान लो हमारा न्यूक्लियस हो गया, अब दूसरा क्या? उसके अराउंड थ्री डी स्पेस, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इसके आगे लाइन रहेगा ना, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो इन दो हिस्सों में हमने बांट दिया इलेक्ट्रॉन को, अरे एटम को, अकॉर्डिंग टू मॉडल थ्योरी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ पीछे? हम्म। चलो, तो सबसे पहले लिखो, जो सबसे नोट कर रहे हो अभी, लिख लो तो पड़ा से, जल्दी लिख लो इसको तो।
चलो अगला पॉइंट लिखो सब लोग, पहले थोड़ा सा समझ लो फिर लिखना। तो हमारे पास क्या क्या था, शेल, सबशेल और ऑर्बिटल। थोड़ा सा इसको पहले रॉ तरीके से समझाता हूँ कि भैया हिंदी में होता क्या अर्थ है इसका। तो देखो, अगर शेल की बात कर लो तो शेल को ही हम लोग और क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। तो शेल को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिट बोलते हैं। पहला शेल हो गया। शेल आर कंप्रोमाइज्ड ऑफ सब शेल्स, दे आर कंप्रोमाइज्ड ऑफ, देख, यानी ये सबशेल के बने हुए हैं। एंड सबशेल में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स होते हैं। इसको कैसे समझ सकते हैं, मान लो इसको मैं ऐसे समझे कि हमने ये न्यूक्लियस लिया और ये हमने क्या लिया, एक ऑर्बिट लिया। अब ये जो ऑर्बिट है इसको जूम करो, जब तुम इसको जूम करोगे इस ऑर्बिट को, तो सपोज करो ये जो ऑर्बिट, अब मैं इसको सीधा दिखा रहा हूँ, ये एक ऑर्बिट, ये ऐसे है, ये ऑर्बिट ऐसे है। अब इसको हम जूम किए तो अभी इसके फाइन लेयर्स हुए, फाइन लेयर्स हुए, तो फिर ये इस तरीके से बना। हाँ हाँ, जैसे वो क्या, कई सारे, जैसे मान लो बहुत सारे, जैसे तुम दो लाइन बनाओ और उसके बीच के स्पेस को एकदम कम कर दो और उसको तुम दूर से देखो तो वो एक ही लाइन दिखाई देगा। वही चीज इसके साथ है कि बहुत फाइन स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसको हमने जूम किया, जब जूम करोगे तो बीच में स्पेसेस हमें दिखाई देने लगेंगे, देंगे ना। तो ये क्या था, तुम्हारा शेल था, ये क्या तुम्हारा सबशेल है। अब सबशेल को भी जब देखोगे ध्यान से तो सबशेल में भी तुमको ऑर्बिट्स मिलेंगे, ऑर्बिटल्स मिलेंगे। इसमें क्या मिलेंगे तुम्हें, ऑर्बिटल्स मिलेंगे। इस बात को ऐसे समझो, जैसे मान लो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल में तुमको क्या मिलेगा, ये तुमको मिलेगा सबशेल मिलेगा, एस सबशेल मान लो मिला ना, एस सबशेल। और इसी में तुमको क्या मिलेगा, एस ऑर्बिटल भी मिलेगा, एस ऑर्बिटल मिला। एस एस क्वांटम नंबर नहीं, यहाँ पे एस तुम्हारा बता रहा है, जैसे चार सबशेल्स होते हैं ना, चार, एस पी डी एफ, एस जिसको तुम ऐसे सुनोगे, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, चार ऑर्बिटल है ना ऐसे। वैसे ही तो उन्हीं के सबशेल बड़े है, तो ये टूटते फिर ऑर्बिटल्स में, ऐसे ही रहता है। फिर एस को ओरिएंटेशन के, मान लो पी है तो पी पी एक्स हो गया, पी वाई पी जेड हो गया, तो पी एक्स पी वाई पी जेड हमारा ऑर्बिटल्स हो गया, और पूरा पी जो हमारा कंबाइन करके वो हमारा सबशेल हो गया है, और वो हमारे किसी शेल में पाया जा रहा है। जैसे ऐसे ही मान लो सेकंड शेल तुमने ले लिया, तो सेकंड शेल में तुम्हारे बाबू दो सबशेल होंगे, एक एस भी होगा और एक पी भी होगा, ये दोनों सबशेल इसके अंदर होने वाले हैं। अब जब ये दोनों सबशेल इसके अंदर होंगे, तो अब हमको, अभी हम निकाल के तुमको दिखाएंगे कैसे हम सबशेल वगैरह फाइंड आउट करते हैं। अभी तो मैंने बोला रफ बता रहा हूँ तुमको, जैसे आइडिया लग जाए कि हम क्या देखने वाले हैं। अब इसको तोड़ोगे तो नहीं भैया, इसमें तो एस ऑर्बिटल एक ही रहता है, लेकिन जो पी होता है टूट जाएगा। अब ये पी जो होगा ये तीन में टूट जाएगा, तीन ऑर्बिटल में, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ऐसे टूट जाएगा ये। हाँ, डी पांच में टूट जाएगा, फिर एफ तुम्हारा सात में टूट जाएगा, सात ऑर्बिटल्स में टूट जाएगा। तो ये हमारा क्या है बेसिकली, शेल, सबशेल और ऑर्बिटर के बीच का डिस्टिंक्शन किस तरीके से है। क्योंकि बोर बोर के हिसाब से क्या था, बोर की थ्योरी के हिसाब से क्या था, एक ही ऑर्बिटर घूम रहा था। बाद में हमको क्या मिला, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अब हम लोग देखने लगे, तो वहां से जो थ्री डी स्पेस का वो आया, क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट आया, थ्री डी स्पेस। तो वही सी थ्री डी स्पेस को ऑर्बिटल कहने लगे हम लोग। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फर्क होने लगा। ऑर्बिट तो एक तुम्हारे एकदम स्ट्रिक्ट पाथ हो गया कि नहीं इसी में चलना है, मेरे से ऑर्बिटल क्या हो गया, डेंसिटी, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड हो गया। ऑर्बिटल्स आर प्रोबेबिलिटी ना, ये तो प्रोबेबिलिटी है। और ऑर्बिट इज फिक्स की इसी में होगा। जैसे मान लो कोई चोर है किसी मोहल्ले में फंसा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं इसी मोहल्ले में है, इसी मोहल्ले में है इस शेल की, हाँ है इसी में। पर वहां पर ढूंढने की संभावना है, यहाँ पर ज्यादा होने की संभावना है, यहाँ पर पानी खाना सब कुछ मिल रहा है इसको, तो यहाँ पर हो सकता है, ऐसे संभावना लगाते हैं ना, तो वो ऑर्बिटल हो गया हमारा। तो कितने जो है ऐसे सबशेल होते हैं हमारे, ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो हमें देखना है वो क्या क्या देखना है, हमें देखना बेसिकली एस पी डी एंड एफ, एस पी डी एंड एफ। ये क्या हो गया ये, एस पी डी एंड एफ, इन्हीं चार को हमें देखना है। तो सब, हाँ, क्यों नहीं दिखता वो, क्या हो गया।
चलो तो सबसे पहले लिखो ऑर्बिटल, ऑर्बिटल लिखो, ऑर्बिटल लिखो और उसका डेफिनेशन लिख लो। ऑर्बिटल होता क्या है? ऊपर वाला नोट नहीं किया? अच्छा चलो इसको पहले ऊपर वाले के नोट कर लो, उसके बाद ऑर्बिटल लिखना। इसको नोट डाउन कर लो। तो अब सब लोग हेडिंग डाल लो ऑर्बिटल्स। चलो ऑर्बिटल डालो और ऑर्बिटल लिखो। बोलूं? लिखो, ऑर्बिटल इज द थ्री डायमेंशनल, ऑर्बिटल इज द थ्री डायमेंशनल स्पेस around around the nucleus where the probability of finding an electron where the probability of finding an electron is maximum, where the probability of finding an electron is maximum। ऑर्बिटल कौन सा जगह है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है? सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। अब ऑर्बिटल देख लो। ऑर्बिटल को हम लोग किस तरीके से देखेंगे? हम लोग ऑर्बिटल को ऐसे बनाएंगे, ऑर्बिटल हम लोग ऐसे बनाएंगे। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ऐसे। और जो दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे वो अपोजिट स्पिन के साथ। ऑर्बिटल ऐसे बनाना है। कैसे आएंगे? इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? दो आएंगे। कैसे आएंगे? अपोजिट स्पिन के साथ आएंगे एक ऑर्बिटल में। तो अगर ये कौन सा, ये मान लो ये एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है। और ऐसे अगर पी का बनाएंगे तो पी में देखो टोटल तीन ऑर्बिटल होते हैं। पी में क्या होते हैं? तीन ऑर्बिटल होते हैं। पी में तीन ऑर्बिटल होते हैं, तो इनको बोलोगे पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल हो गए। इसमें अब देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले सब में एक एक भरते हैं, फिर एक एक भरते हैं, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, टोटल ये पी के तीन ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अभी हम लोग वो पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, सबशेल पढ़ेंगे, तो वहां ये चीज और देखेंगे दोबारा से। ये पूरा तो सबशेल हो गया ना। और ये एक क्या हुआ? ऑर्बिटल हुआ। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन भरे जाएंगे। कितने टोटल होते हैं ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। इन सब के नाम क्या होते हैं? एस फॉर शार्प, एस मतलब क्या होता है? शार्प।
P is principal, principal. D is diffuse, diffuse. F is fundamental, F is fundamental. ये चार हो गए। अब इन चारों के नाम हो गए ना। अब इन चारों का शेप देखते हैं। इन चारों के शेप क्या होते हैं? अगर इन चारों के शेप की बात करें, क्या हो गया?
अब इसका अगर हम शेप की बात करें तो चारों ऑर्बिटल्स का शेप जो है वो अलग अलग होता है। सबसे पहले देखो एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल। क्या शेप होता है इसका, स्फेरिकल शेप होता है। वहीं अगर पी ऑर्बिटल की बात कर लें तो इनका शेप क्या होता है, डम्बल, डम्बल शेप्ड होता है, दे आर डम्बल शेप्ड। जब हम डी की बात करें, डी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो इनका शेप क्या होता है, डी ऑर्बिटल शेप क्या होता है, डबल डंबल होता है। डी ऑर्बिटल शेप क्या होता है, डबल डंबल, डबल डंबल शेप होता है। और अगर एफ की बात करें तो इनका काफी कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है, तो इनको कॉम्प्लिकेटेड लिख लो। 2D पे इसको हम बना नहीं पाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है तो इसको हम 2D पे इसको हम ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, 3D में इसको हम देखते हैं शेप को। तो ये तो भैया इन चारों के शेप हो गए, स्फेरिकल, डंबल, डबल डंबल, कॉम्प्लिकेटेड। जैसे 5 ऑर्बिटल होते हैं इसमें, 5 सबशेल होते हैं, सॉरी 5 ऑर्बिटल होते हैं डी में। तो पांचों क्या क्या होते हैं, पांचों में से 4 जो होते हैं वो डबल डंबल होते हैं, एक जो होता है वो डोनट शेप होता है। यानी एक क्या होता है, डोनट शेप होता है। टोटल ये 4 डबल डंबल हो गया और एक हमारा डोनट शेप हो गया। ये हमारा शेप है डी ऑर्बिटल का, एफ का, पी का और एस का। चारों लिख लो। हाँ, डी में ही दोनों डबल डंबल भी है और डोनट भी है। डोनट एक होता है, डबल डंबल 4 होते हैं। इसको लिख लो, सब लोग लिख लो इसको। स्पेलिंग गलत हो गया, कोई बात नहीं। अब स्पेलिंग सही है ना। अगला टॉपिक लिखो, सबशेल। ऑर्बिटल हो गया ना, अब सबशेल लिखो, सब शेल। अब देखो सबशेल देख लो, तो सबशेल क्या है,
मान लो सबशेल को तुम रिप्रेजेंट कैसे करोगे, सबशेल को भी ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, एस पी डी और एफ से, एस पी डी और एफ से। अब देखो एस सबशेल में एक ऑर्बिटल, एस सबशेल में एक ऑर्बिटल, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल, और एफ में तुम्हारे 7 ऑर्बिटल्स। सात ऑर्बिटल्स। ये तुम्हारे एस के लिए हो गया, ये पी के लिए हो गया, ये डी के लिए हो गया, और ये तुम्हारा एफ के लिए हो गया। हाँ बनाना है। अभी हम लोग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। एक सबशेल में सॉरी हाँ, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक सबशेल में देखो, इसमें टोटल 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें तुम्हारे 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें तुम्हारे 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और यहाँ पर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हाँ 6 लिखा है। और अगर सारे ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन भी देखना, सारे ऑर्बिटल का अगर रिप्रेजेंटेशन भी देखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये हो गया। इसमें देख लो, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। यहां पर पी वाई एंड पी जेड। अभी सही है ये, डी एक्स वाई, इसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड फिर डी जेड स्क्वायर। हाँ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लिखा है डी डी जेड स्क्वायर। ये डी वाई जेड। अब यहाँ पे ध्यान से देख लो, ये जितने भी ऑर्बिटल्स हैं ये देखो एक बराबर में लगे हुए हैं, एक बराबर में, मतलब इनकी जो एनर्जी वो क्या है, सेम है। और जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उनको हम डीजेनरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीजेनरेट। डीजेनरेट, इनकी इन तीनों की आपस में एनर्जी सेम है, इन पांचों की एनर्जी सेम है, तो दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल। नहीं, उसमें कैसे, एक जैसे पी है, इन तीनों की एनर्जी सेम होगी, फिर इसकी एनर्जी इससे डिफरेंट है, पर ये सबकी एनर्जी इनमें सेम है। हाँ सब में ये होता है, इन सबकी एनर्जी सेम है। अभी इसके बाद फैक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे जब एनर्जी इनकी बदल रही है, पर वो अभी फैक्टर नहीं आया है। अभी जब तक वो फैक्टर नहीं हम लोग पढ़ा है, जब तक अभी कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, तब तक ये क्या है, सबकी एनर्जी डीजनरेट है। डीजनरेट मतलब हैव इक्वल एनर्जी। सो ऑल द 3 ऑर्बिटल इसे पीस क्या बोलते हैं, पी सबशेल के तीनों ऑर्बिटल हो गए, इनकी एनर्जी सेम होगी आपस में, इनकी एनर्जी सेम होगी आपस में, और इनकी एनर्जी सेम होगी आपस में। ये डीजनरेट ऑर्बिटल समझ गए क्या होता है? क्या होता है? ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। अब तीसरा चीज क्या है जो हमें पढ़ना है, वो है शेल। क्या है वो? शेल। शेल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? बचपन से पढ़ते आ रहे हो शेल ऑर्बिट को, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? के एल एम एन।
KLMN से रिप्रेजेंट कर दोगे, KLMN, यही तुम्हारे शेल्स होते हैं। इसके आगे भी और भी शेल्स हो सकते हैं, उनसे में कुछ लेना देना नहीं है। बस शेल से तुम ये बात समझ लो। देखो, जैसे मान लो जैसे जैसे शेल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे शेल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे साइज ऑफ द एटम बढ़ती जाएगी। बस इतना समझना कि शेल जब इंक्रीज होगा, शेल क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। शेल इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ शेल्स विल इंक्रीज, साइज विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। हाँ, शेल सबसे पहले ऑर्बिटल बताया, फिर सब शेल बताया, अभी शेल बता दिया। तीनों हो गया, नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे बढ़ा जा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। इसका नाम क्या है, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स अभी तक हम नहीं पढ़े, तभी तो मैंने तुमको बताया नहीं ऊपर कि कैसे क्यों जो है 3 ऑर्बिटल आ रहे हैं, क्यों 5 आ रहे हैं, क्यों 7 आ रहे हैं, क्यों 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, टोटल कैसे 6 हो रहा है। ये सब चीज तो अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। अभी तो मैंने एज इट इज फैक्ट बताया ना कि ऐसा होता है। अब क्यों होता है वो इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे, क्वांटम नंबर समझने के बाद। तो क्वांटम नंबर कैसे समझो, क्वांटम नंबर ऐसे समझो जैसे उस दिन हमने बात किया था। क्या बात किया था, किसी का पता पूछना हो, किसी का अगर तुमको पता बताना हो तो कैसे बताओगे। मान लो इनसे मैंने पता पूछा, महोदय अपना पता बताइए, तब क्या बताएंगे, ग्रोटरी एकेडमी, बस। इसके आगे, जैसे मान लो अगर तुम अपना पता बताओगे तो काफी प्रिसाइज होकर एग्जैक्ट वे में बताओगे। मान लो मैं जो हूँ यहाँ गोल घर में रहता हूँ, गोरखपुर में है वो, नहीं अर्थ पे, जैसे मान लो डिपेंड कर, जैसे जैसे जितने दूर वालों को पता बताओगे उसी हिसाब से तुम देखोगे कि हमको भैया कहाँ कहाँ का पता बताना है। तो वही चीज है कि तुम उसको इतना प्रिसाइज पता बताओगे कि वो एग्जैक्ट तुम्हारे लोकेशन तक आ जाए। तुम्हारा काम यही है कि तुम उसको इतना अच्छा पता बताओ कि वो तुम्हारे एग्जैक्ट लोकेशन तक आ जाए। तो इसको कैसे समझोगे, मान लो इनका इनका जो पता है वो क्या है, गोलघर। तो भैया मैं कहाँ रहता हूँ, गोलघर में रहता हूँ। यूक्रेन में हो तुम,
कहीं से बम वम आ सकता है, बचा के रहो। ऐसा हो नहीं सकता बाबू। जैसे इस जैसे इसने बोला कि मैं गोलघर में रहता हूँ, तो गोलघर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया, एशिया, अर्थ, इसके आगे बढ़ते जाओ। तो ये क्या एक प्रिसाइज पता है कि अगर मान लो तुम किसी बाहरी इंसान को भी बताना चाहो कि मैं यहाँ रहता हूँ, तो तुम उसको एग्जैक्टली बता सकते हो, ठीक है चलो यहाँ चले आना। वैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन को देखोगे, तो इलेक्ट्रॉन देखो, मान लो बाबू कोऑर्डिनेट के हिसाब से बात करें, तो वो स्पेस में कहीं है ना, वो स्पेस में कहीं है। सपोज करो वो यहाँ कहीं स्पेस में है। तो मैंने कल भी बताया कि अगर तुम उसको स्पेस में देखोगे, तो इसका न्यूक्लियस से कुछ दूरी होगी, कुछ दूरी होगी, जो उसका बेसिकली क्या बताएगा, रेडियल पार्ट बताएगा। क्या बताएगा? रेडियल पार्ट। रेडियल पार्ट मतलब क्या होता है? रेडियल पार्ट कहने का मतलब ये होता है कि उसका दूरी है कितना, मतलब बेसिकली उसकी रेडियस समझो एक तरीके से, कि न्यूक्लियस से उसकी दूरी क्या, दैट इज द रेडियल पार्ट। लेकिन वो दूरी कहीं भी हो सकता है, क्योंकि एक 3D स्पेस है। 3D स्पेस है ना, तो मान लो इतनी दूरी पे है न्यूक्लियस से, पर ये दूरी तुम्हारी कहीं भी हो सकती है। तो एक तो उसका रेडियल पार्ट हो जाएगा जो बताए उसकी दूरी कितनी है। दूसरा इसमें क्या प्रेजेंट होगा? एंगुलर पार्ट। क्या प्रेजेंट होगा बाबू? एंगुलर पार्ट प्रेजेंट होगा। और एंगुलर पार्ट क्या बताएगा कि भाई किस एक्सिस से वो किस एंगल पे है। तो हमें देखना पड़ेगा इसका रेडियल पार्ट भी और एंगुलर पार्ट भी। तो ये सब चीजें हमको देखनी नहीं है। इन सब चीजों के हमें सॉल्यूशन से मतलब है कि इनका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का था, इसका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें क्या क्या चीजें मिली थी? हमें मिला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हमें मिला था एजीमुथल क्वांटम नंबर, और हमें मिला था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीनों हमको किसने दिया था? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन में। वहां के सॉल्यूशन से हमें ये तीन चीज मिली थी। चौथा जो हमें चौथा जो एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला ये क्वांटम नंबर, वो था स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमको ये चारों पता हो, अगर हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, अगर हमें चारों पता हो, तो हम एक ही इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पता बता सकते हैं। हम एक इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पता बता सकते हैं। तो क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर्स आर सेट ऑफ फोर नंबर्स, are set of four number, which is used which is used to find out the exact location of electron, as well as the energy, size, orientation and spin। एनर्जी, साइज, ओरिएंटेशन एंड स्पिन, यानी डिटेल अगर तुमको एक इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है, तो तुमको क्वांटम नंबर पता होना जरूरी है। क्वांटम नंबर पता होना जरूरी है। इससे क्या क्या तुम्हें पता चल सकता है बाबू? तुम्हें पता चल सकता है सेल के बारे में, चलेगा पता? चलेगा। तुम्हें एनर्जी के बारे में पता चलेगा? चलेगा? चलेगा। और किसके बारे में पता चलेगा? तुम्हें साइज के बारे में पता चलेगा? चल गया। स्पिन के बारे में पता चल गया तुमको? चलेगा। ओरिएंटेशन के बारे में पता चलेगा? चलेगा। तो सब चलेगा। दौड़ेगा, भागेगा, समझेगा। इस इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहा है? घूमता है ना। हाँ, तो वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये स्पिन बताएगा।
तो क्वांटम नंबर का पहले डेफिनेशन लिख लो, लिखो, पहले इसको नोट डाउन कर लो। तो पहले डेफिनेशन नोट डाउन कर लो, फिर इसको नोट डाउन करना। क्वांटम नंबर्स गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, क्वांटम नंबर्स गिव, अब बोलूं मैं, क्वांटम नंबर्स गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन in an atom, in an atom regarding its principal energy level, regarding its principal energy level, regarding its principal energy level, सब एनर्जी लेवल, कॉमा लगा लेना, सब एनर्जी लेवल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो अब इसको नोट डाउन कर लो, अब इसको नोट डाउन कर लो। अब उन चारों क्वांटम नंबर्स का हम लोग नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं चारों क्वांटम नंबर्स हैं। तो पहला क्वांटम नंबर कौन सा है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। सेकंड वन इज इसको एल से लिखते हैं, या फिर इसको सब्सिडरी बोल सकते हैं। तीसरा क्या होता है, तीसरा है मैग्नेटिक
इसको हम लोग m से लिखते हैं, एंड द फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। सब नंबर इनको हम लोग कैसे लिखते हैं, s से लिखते हैं। इसको सब लोग नोट डाउन कर लो। नहीं सही है।